हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आमी मलिक। वेलकम टू आवर चैनल द RX ट्यूटर। वेल, इस वीडियो से हम इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस की एक वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम बी फार्म 7th सेमेस्टर इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस के सिलेबस के अकॉर्डिंग डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। एंड अगर आप एक बी फार्म 7th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं या आप इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस को समझना चाहते हैं तो आप इस वीडियो सीरीज़ की सभी वीडियोस को देखें। अगर हम बात करें इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस के सिलेबस की, तो इसके सिलेबस में जो है मेनली हमें दो टॉपिक पढ़ने हैं। फर्स्ट वन इज़ स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड सेकंड जो है क्रोमेटोग्राफी। स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो यूनिट 1 एंड यूनिट 2 जो है जितने भी टॉपिक्स कंटेन करता है वो सारे के सारे स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर आते हैं। एंड यूनिट 3, 4, 5 जो है इनमें जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे क्रोमेटोग्राफी से रिलेटेड हैं। अगर हम बात करें यूनिट 1 की तो वहाँ पर, या हम पर्टिकुलरली बात करें स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो हमें जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़नी है, जिसमें से यहाँ पर मैंने कुछ के नेम मेंशन कर रखे हैं। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, फ्लोरीमेट्री, ये दोनों टॉपिक हमारे यूनिट 1 से रिलेटेड हैं। एंड अगर हम बात करें रिमेनिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी की तो उसमें हमें IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, फ्लेम फोटोमेट्री, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड नेफ्लो टर्बिडोमेट्री के बारे में पढ़ना है, जो कि हमारे यूनिट 2 के टॉपिक हैं। सबसे पहले हम जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी से जो है स्टार्ट करेंगे। इसको रब करते हैं एंड हम मूव करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी पर। स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिस्कस करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाई स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ हार्ड टू अंडरस्टैंड। बीइंग एज अ स्टूडेंट हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है इतना मुश्किल क्यों लगता है समझने में। जब मैं स्टूडेंट था मेरे को भी स्पेक्ट्रोस्कोपी इतने से अच्छे से नहीं समझ में आती थी। इसके कुछ रीज़न्स हैं एंड मैं उन रीज़न्स को डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़, स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम केमिस्ट्री या क्वांटम फिजिक्स के ऊपर बेस्ड होता है। एंड हमें जो है बी फार्म लेवल पर क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम केमिस्ट्री फिजिक्स की जो है बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, इसलिए जो है हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी इतने अच्छे से समझ नहीं आती है। देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या लाइट, ये क्या होता है, कैसे इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, जिससे हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी और भी अच्छे से समझ में आएगी। देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, इसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम लाइक यूवी रेस क्या होती है, IR, गामा रेस एंड अलग अलग जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम वहाँ पर देखते हैं। एंड अगर हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की नॉलेज है तो हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी काफ़ी अच्छे से समझ में आएगी। देन ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है ये किस तरीके से मॉलिक्यूल के साथ में इंटरेक्शन करता है ये हमें पता होना चाहिए, जिससे हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी को समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। देन क्वांटा ऑफ एनर्जी की जो एनर्जी होती है वो मॉलिक्यूलर लेवल पर क्वांटा या क्वांटाइज फॉर्म में जो है एब्जॉर्ब होती है। ये कुछ रीजंस हैं। अगर हमें इनकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो तो हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी काफ़ी अच्छे से समझ में आएगी। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें नहीं मालूम होती हैं, जिसकी वजह से उनको स्पेक्ट्रोस्कोपी को समझने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। स्पेक्ट्रोस्कोपी डिस्कस करने से पहले मैं यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जो है आपसे डिस्कशन करूँगा, जिससे हमें ये स्पेक्ट्रोस्कोपी काफ़ी अच्छे से समझ में आए। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या लाइट भी बोला जाता है। लेट स्टार्ट विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आप इसको अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, अदरवाइज मैं इनको रब कर देता हूं एंड मूव करते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक क्वांटम मैकेनिक या क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम केमिस्ट्री का एक टॉपिक है। एंड क्वांटम मैकेनिक्स या फिजिक्स या केमिस्ट्री जो है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। एंड हम अगर इसको डीपली पढ़ने जाएंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, बहुत सारी डेरिवेशन करनी पड़ेंगी, जिससे हमें क्वांटम मैकेनिक्स समझ में आएगी। अगर हम बात करें इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस की या स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो हमारे सिलेबस के अंदर जो चीज़ें हमें पढ़नी हैं हम उससे रिलेटेड बात करेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिनको हमें मान के चलना है कि ऐसा हो रहा है,
ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है, अगर हम इनका आंसर ढूंढने जाएंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी जो कि हमारे सिलेबस को देखते हुए अभी यूज़फुल नहीं है। तो हो सकता है कि मैं यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें लिखूंगा तो आपको उसको बिलीव करते हुए चलना है। अगर उसका आंसर जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों है, ऐसा कैसे है, तो उसके लिए हमें बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी एंड वो हमारे लिए नीडफुल नहीं है, ना ही हमारे एग्जाम के अंदर पूछी जाएगी, ना ही वो हमारे सिलेबस के अंदर है। सो स्टार्ट करते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, वन बाय वन हम इन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। EMR मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो कि शॉर्ट में जो है EMW हम बोलते हैं। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के नाम से भी बोला जाता है। ऑल्सो हम इसको लाइट भी बोल देते हैं। अगर हम स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं वहाँ पर मैं कई बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टर्म यूज़ करूँगा, कई जगह पे मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, या कई जगह पे सिंपली मैं लाइट वर्ड जो है बोलूँगा। तीनों का मतलब एक ही समझना है कि तीनों जो है हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दीज वेव्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं इसमें हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दोनों ही प्रेजेंट होती हैं। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नेक्स्ट पॉइंट, दीज द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड प्रोपोगेट फॉरवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ वेव। इस वाले पॉइंट को हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। अभी मुझे यहाँ पर कुछ चीज़ें ड्रॉ करनी होंगी तो इस पॉइंट को अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, पहले हम बाकी के पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, देन मैं इन चीज़ों को रब करके आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा कि इस पॉइंट का मतलब क्या है। मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट, दीज वेव्स ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ लाइट। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं या रेडिएशन होती हैं वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट पॉइंट, दीज वेव्स कैन ट्रैवल विदाउट मीडियम लाइक इन वैक्यूम और स्पेस। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ये बिना मीडियम के भी ट्रैवल कर सकती हैं, स्पेस में भी ट्रैवल कर सकती हैं, ये वैक्यूम के अंदर भी ट्रैवल कर सकती हैं। ये थे कुछ पॉइंट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। अब हम यहाँ पर इस वाले पॉइंट को डिस्कस करते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड हमें आगे की चीज़ें समझने में काफ़ी हेल्प करेगा। सो मैं बाकी के पॉइंट्स को रब कर रहा हूँ। आई होप आपने इनको नोट कर लिया होगा। अगर नोट नहीं करा है या स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप वीडियो को बैक करके इसका स्क्रीनशॉट या नोट करना चाहते हैं वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने जो है ये जो कुछ पॉइंट्स हैं उनको रब कर दिया है ताकि हमें थोड़ा स्पेस मिल सके इन वेव्स को ड्रॉ करने के लिए। हम अगर वेव की बात करें तो हमने पढ़ा है कि वेव कैसे ट्रैवल करते हैं। ये हमारी एक मीडियम लाइन हो गई, ठीक है। वेव हमारी कुछ इस तरीके से जो है मूवमेंट करती है, पहले वो ऊपर जाएगी, देन नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, इस तरीके से वेव्स ट्रैवल करती हैं। हम सभी स्कूल टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं। एंड अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने लिखा है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं वो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक दोनों ही वेव कंटेन करती हैं एंड ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो हैं वो ऑसिलेट करती हैं। ऑसिलेट मतलब वो पहले हमारी अप जाएंगी फिर डाउन जाएंगी। आपने पेंडुलम देखा है, पेंडुलम जो है इस तरीके से यहाँ पर जाएगा, फिर यहाँ से रोटेट करता हुआ इधर जाएगा, फिर वापस इधर आएगा, तो इस तरीके से वो रोटेट करता रहेगा। एंड ये भी क्या करती हैं, ऑसिलेट करती हैं, पहले ऊपर जाएंगे फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, इसको हम कहेंगे ऑसिलेशन। ये जो ऑसिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड भी करती है, मैग्नेटिक फील्ड भी करती है। अभी जस्ट हम यहाँ पे एक सिंगल वेव कंसीडर कर रहे हैं और फर्दर ये इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर प्रेजेंट होती है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। सो जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होती है वो ऑसिलेट करती है, अप डाउन इस तरीके से करेगी। एंड ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हैं वो क्या होती हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी ध्यान से समझना है। अब मैं एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ड्रॉ करने जा रहा हूँ, वेव की फॉर्म में किस तरीके से वो होती हैं। तो ये हमारी एक सेंटर लाइन हो गई, ठीक है, या इसको हम एक्सिस कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। ये मैंने 3 डायमेंशनल ग्राफ जो है यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हमारी जो है वाई एक्सिस हो गई, ये जेड एक्सिस हो गई और ये एक्स एक्सिस हो गई। अब कोई भी वेव है जैसा कि मैंने बात करी कि वो इस तरीके से ट्रैवल करती है
हो सकता है इतना परफेक्ट डायग्राम ना बने, मैं कोशिश कर रहा हूँ बनाने की। बाकी मैं आपको इमेज भी जो है आपके स्क्रीन पे लगा दूंगा ताकि आपको बेटर विजुअलिटी मिले। ये वाली जो वेव है ये ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है। कहाँ पर, कौन सी एक्सिस पे? एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है। ये एक्स एक्सिस के ऊपर गई, नीचे गई, ऊपर गई, नीचे गई। तो ये क्या कर रही है? ऑसिलेट करते हुए मूव कर रही है। अब इस वेव को चाहे तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वाली वेव कंसीडर कर सकता हूँ या मैग्नेटिक फील्ड वाली वेव कंसीडर कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको मैंने ई से डिनोट कर दिया, ठीक है। साथ ही साथ हमारे यहाँ पर जो है मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी ऑसिलेट कर रही होगी, वो भी इस तरीके से अप डाउन करते हुए मूव करेगी। बट ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये परपेंडिकुलर होगी किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्स एक्सिस के ऊपर डाउन जा रही है, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं एक्स और वाई के बीच में ये वाई की तरफ ऊपर जाती है, देन वाई की तरफ नीचे आती है, प्लस वाई में जा रही है, देन नेगेटिव वाई में जा रही है, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें ये जो मैग्नेटिक फील्ड है तो वो किस तरीके से मूव करेगी? वो परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर वाली पोजीशन के लिए हम जेड एक्सिस को कंसीडर करेंगे। आपको इमेजिन करना है 3 डायमेंशनल ग्राफ जिसमें जेड एक्सिस बाहर की तरफ है, ठीक है। ये हमारी वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गई, और जो बाहर की तरफ लाइन आ रही है ये वाली जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ जेड वाली, वो बाहर की तरफ कंसीडर करेंगे। यानी कि जो हमारी एक्स एक्सिस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरीके से मूव कर रही है, और ये जो है जेड एक्सिस वाली इस तरीके से मूव कर रही है। ये दोनों इस तरीके से मूव करते हुए जाएंगे। मैं यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। डॉट वाली लाइन जो है, ठीक है, वो हमारी किसके लिए है? ये हमारी z एक्सिस के लिए है। वो z एक्सिस के बाहर आए इस तरीके से, अब वो बोर्ड के पीछे नेगेटिव z एक्सिस में जा रही हैं, प्लस z एक्सिस, देन उसके बाद में बोर्ड के पीछे की तरफ जाएंगी तो नेगेटिव z एक्सिस। ये वाला हिस्सा आगे की तरफ दिखा रहा है जिसको हम प्लस z एक्सिस कहा, ये वाला हिस्सा पीछे की तरफ जा रहा है जिसको नेगेटिव x एक्सिस कहेंगे। अब ये वेव ट्रेवल कैसे कर रही हैं? फॉर एग्जांपल ये हमारी x एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड गई और साथ ही साथ z एक्सिस पे बाहर की तरफ आ रही हैं। ये हमारी कौन सी फील्ड है? मैग्नेटिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक वाली फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड। ये फिर नीचे जा रही है, ये भी नीचे जाएगी, देन ये एक दूसरे को क्रॉस करते हुए फिर ये z वाली पीछे जाएगी और x वाली जो है वो नीचे जाएगी। इस तरीके से ये जो है दोनों इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आपस में जो है परपेंडिकुलर होती हैं, ऑसिलेट करते हुए जाती है। मैं आपको डायग्राम स्क्रीन पे दिखा दूंगा जिससे आपको काफ़ी अच्छे से ये डायग्राम समझ में आएगा। वेल, अगर हम इस पॉइंट को दोबारा से रीड आउट करें तो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऑसिलेट कर रही हैं, ये डिस्कस करा। एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये भी डिस्कस कर लिया। प्रोपोगेट फॉरवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ वेव। अब ये वेव जो है मूव करती हैं एंड वेव को आगे बढ़ाती हैं, या वेव जैसे जैसे आगे बढ़ रही है हम कह सकते हैं कि वेव की जो डायरेक्शन है, वेव पहले इधर थी वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही है, तो इनकी डायरेक्शन भी वेव की डायरेक्शन में होगी। जैसे जैसे वेव आगे बढ़ेंगी ये भी इस डायरेक्शन में आगे बढ़ती जाएंगी, प्रोपोगेट करती जाएंगी। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। वेल, ये था कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसमें हमने ये जाना कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या सिंपली लाइट भी कहा जाता है। देन हमने ये जाना कि ये जो मैग्नेटिक वेव्स होती हैं इसमें मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों होती हैं। देन हमने डिस्कस करा कि ये जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है ये ऑसिलेट करती हैं, और ऑसिलेट कैसे कर रही हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर, एंड ये ऑसिलेट करते हुए वेव की डायरेक्शन में आगे बढ़ती है। देन हमने ये जाना कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ये स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है, जिस लाइट से स्पीड ट्रेवल करती है सेम ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी जो है आगे ट्रेवल करती हैं। एंड देन हमने ये डिस्कस करा कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये वैक्यूम के अंदर, स्पेस के अंदर भी ट्रेवल कर सकती है जहाँ पर कोई मीडियम नहीं होता। वेल, एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो बनती कैसे हैं एंड किस तरीके से इन वेव को आगे बढ़ने के लिए एनर्जी मिलती है। वेल, इसको जो है मैं बस शॉर्ट में आपको आंसर करना चाहूँगा। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है वो एक्सेलरेटिंग चार्ज की मूवमेंट से बनती है। जब भी कोई चार्ज एक्सेलरेट करेगा उसकी वेलोसिटी कम होगी, ज़्यादा होगी,
तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती हैं। कांस्टेंट वेलोसिटी पर हमारा अगर चार्ज मूव करता है या रुका हुआ है तो वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं बनेगी। वेल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन गई एक्सेलरेटिंग चार्ज से। अब ये वेव जब आगे ट्रेवल करती हैं तो इनको एनर्जी कहाँ से मिलती है? तो ये एनर्जी हमें कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो ऑसिलेट कर रही हैं उससे एनर्जी मिलती है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम पर्टिकुलरली बात करेंगे 3 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। सबसे पहला है वेवलेंथ, देन हम वेव नंबर की बात करेंगे एंड फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे। सो आपने अगर ये चीज़ें नोट करनी है तो आप नोट कर सकते हैं एंड आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। सो मैं इसको रब करता हूँ एंड हम मूव करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। वेल, जैसा कि अभी हमने बात करी कि हम जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में डिस्कशन करेंगे एंड पर्टिकुलरली जो है हम यहाँ पर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, जिसमें हम वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर के बारे में बात करेंगे। इनके सिंबल्स की बात करें तो वेवलेंथ को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी को स्मॉल v से रिप्रेजेंट करते हैं एंड वेव नंबर को v बार से जो है हम डिनोट करते हैं। वेल, सबसे पहले जो है हम वेवलेंथ की बात करेंगे एंड यहाँ पर जो है मैं सिंगल वेव कंसीडर कर रहा हूँ। जैसा कि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में देखा कि 2 वेव या 2 फील्ड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक आपस में ऑसिलेट कर रहे हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दोनों का एम्पलीट्यूड और जो भी हमारा वो रहेंगी, इसकी प्रॉपर्टीज रहेंगी, सिमिलर रहेंगी या सेम रहेंगी। तो मैं यहाँ पर दोनों को शो करने की जगह एक सिंगल वेव शो कर रहा हूँ। आप इसको चाहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाली वेव कंसीडर कर सकते हैं, चाहे तो मैग्नेटिक फील्ड वाली वेव कंसीडर कर सकती हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर आप मान सकते हैं कि सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड शो करी है या मैग्नेटिक फील्ड शो करी है। मैंने यहाँ पर दूसरी वाली जो फील्ड है उसको शो नहीं करा है ताकि डायग्राम सिंपल रहे और आप आसानी से इसको समझ सकें। सो अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो एक वेव हमारी कितनी लेंथ की होगी उसको हम वेवलेंथ कहेंगे। ठीक है, सो यहाँ से वेव स्टार्ट हुई मीडियम पॉइंट से। ठीक है, ये वाली लाइन को बेस लाइन कह लीजिए, मीडियम पॉइंट कह लीजिए। यहाँ से वेव स्टार्ट हुई, वो ऊपर गई, देन उसके बाद में वो नीचे आकर जब ये इस बेस लाइन पर वापस आती है, इसको हम क्या कहते हैं? एक सिंगल वेव। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दूसरी वेव यहाँ से स्टार्ट हुई, फिर वो ऊपर गई एंड देन उसके बाद में यहाँ पर आकर वो दोबारा बेस लाइन से मिल रही है, तो इसको हम कहेंगे दूसरी वेव। अब यहाँ पर एक वेव को ट्रैवल करने में कितना डिस्टेंस लगा या कितने डिस्टेंस में हमारी एक वेव फॉर्म हो रही है, इस डिस्टेंस को जो है हम वेवलेंथ कहते हैं, जिसको हमने लैम्डा से जो है डिनोट करा है। अब हम वेवलेंथ को जो है चाहे तो इस पॉइंट से इस पॉइंट में मेजर कर सकते हैं। दूसरा, हम ये वाला जो पॉइंट है इसकी जो पीक लेंथ है, सबसे हाइट वाला जो एरिया है इधर से, और सबसे हाइट वाला जो एरिया है इधर से, हम जो है इसकी लेंथ को भी मेज़र कर सकते हैं। चाहे तो हम इधर से मेज़र कर लें, चाहे इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट पे, या दो जो हमारे अपर वाले पार्ट रहेंगे उसके पीक पॉइंट से हम इसकी लेंथ को मेज़र कर सकते हैं, या हम यहाँ से और यहाँ के जो डिस्टेंस है लोअर वाले पार्ट का, उसको भी जो है वेवलेंथ का डिस्टेंस कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ। तो चाहे तो हम इस डिस्टेंस को कंसीडर करें, चाहे इस डिस्टेंस को करें, चाहे हम इस वाले डिस्टेंस को कंसीडर करें, ये डिस्टेंस सारे के सारे इक्वल हैं एंड ये डिस्टेंस क्या कहलाते हैं? वेवलेंथ। वेल, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा छोटी वेव्स फॉर्म करती हैं। बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो लेंथ होती है वो काफ़ी बड़ी होती है। तो ये एक रेंज होती है, ये एंगस्ट्रॉम या नैनोमीटर से करते हुए कई मीटर किलोमीटर में भी ये वेव्स होती हैं। तो जो छोटी वेव्स होती हैं, ठीक है, जिनका डिस्टेंस शॉर्ट होता है, उनको कम यूनिट जैसे कि नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, माइक्रो के अंदर हम मेज़र करते हैं। जो बड़ी वेव्स होती हैं उनको मीटर किलोमीटर के अंदर भी वे नोट करा जाता है या हम मेज़र करते हैं। तो यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं कि एक ये छोटी वेव है, ठीक है, तो इसका डिस्टेंस हम नैनोमीटर में कंसिडर करेंगे। थोड़ी बड़ी वेव होगी तो हम वहाँ पर माइक्रो यूनिट कंसिडर कर सकते हैं। जहाँ पर थोड़ी और बड़ी हुई मिली, कहीं पे सेंटीमीटर, तो इस हिसाब से हम जो है इस वेवलेंथ की यूनिट को मेज़र करते हैं।
हम यूजुअली जो है नैनोमीटर के अंदर इसको कंसिडर करेंगे। जो लैम्डा है उसकी यूनिट नैनोमीटर में भी हो सकती है, एंगस्ट्रॉम में भी हो सकती है अगर और ज़्यादा छोटा है, ठीक है। माइक्रोमीटर के अंदर भी हो सकती है, सेंटीमीटर में भी हो सकती है, मीटर के अंदर भी, या किलोमीटर के अंदर भी हो सकती है। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है हम अलग अलग इन यूनिट्स के अंदर कंसीडर कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन वो कितने लेंथ की है। छोटी होगी तो नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम में मेजर करेंगे, बड़ी होगी तो हम सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर के हिसाब से भी ले सकते हैं। आई होप आपको ये वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एंड इसी वेवलेंथ के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हम बात करेंगे नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की, विच इज़ फ्रीक्वेंसी। वेल, फ्रीक्वेंसी को समझाने के लिए मैं पहले तो इस डायग्राम को रब कर देता हूँ। सो आप अगर इसको नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं, अदरवाइज मैं जो है इसको रब करने जा रहा हूँ। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। बात करें अगर हम फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करते हैं हम कि एक सेकंड में कितनी वेव्स बन रही हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम जो है एक वेव ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, हम मान के चलते हैं कि वो इस तरीके से वेव ट्रेवल कर रही है, और हो सकता है कि इतना परफेक्ट डायग्राम ना बना हो। हम कंसिडर करेंगे कि ये वाला जो हिस्सा है वो बराबर है इस वाले सेकंड वेव के, थर्ड वेव के, फोर्थ वेव के, सभी जो है सेम डिस्टेंस में। हो सकता है कि ये हाइट यहाँ पर आपको इतना परफेक्ट ना दिखे, यहाँ पे कम डिस्टेंस दिख रहा है, यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है, तो आप इसको इक्वल ही कंसिडर करके चलें। मैं यहाँ पर एक और वेव ले लेता हूँ जो कि और ज़्यादा छोटी है। ओके, सो हो सकता है इतना परफेक्ट ना बन रही हो, बट आप थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें। ओके, सो मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ जिससे हमें थोड़ा सा और आइडिया रहे कि ये वेव किस तरीके से हमारी ट्रेवल हो रही है। वेल, मैंने आपके सामने 3 टाइप की जो है वेव डिस्कस करी हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि अलग अलग वेवलेंथ के, किसी की वेवलेंथ ज़्यादा है, किसी की वेवलेंथ कम है, किसी की वेवलेंथ बहुत कम है। हम यहाँ पे विजुअली देखें तो एक वेव का डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक है, कितना छोटा डिस्टेंस है, वहीं पे इसका जो है थोड़ा बड़ा है और इसका डिस्टेंस तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो यहाँ पे 3 अलग अलग वेवलेंथ वाली हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ली हैं। अब ये तीनों वेव्स जो हैं सेम स्पीड से ट्रैवल करेंगे। ध्यान से सुनना, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं। ये जो तीनों वेव्स हैं, चाहे ये वाली हो, चाहे ये वाली हो, चाहे ये वाली हो, स्पीड सेम है। एक सेकंड में जितना दूर ये ट्रैवल करेगी उतना ही डिस्टेंस ये ट्रैवल करेगी, उतना ही डिस्टेंस ये ट्रैवल करेगी। मैंने यहाँ पर एक लाइन खींच दी है जो कि डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है कि भाई यहाँ से यहाँ तक जो है 1 सेकंड में उसने ट्रैवल करा। अब इस 1 सेकंड के अंदर ट्रैवल डिस्टेंस जो है इसके लिए भी सेम रहेगा, इसके लिए भी सेम रहेगा, इसके लिए भी सेम रहेगा। बट 1 सेकंड के अंदर कितनी वेवलेंथ आ रही हैं, कितनी नंबर ऑफ वेव्स यहाँ बन रही हैं, उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वेव्स फॉर्म्ड इन 1 सेकंड। 1 सेकंड के अंदर कितनी नंबर ऑफ वेव्स बन रही हैं, 1 सेकंड के अंदर कितनी नंबर ऑफ वेवलेंथ वहां पर है। ठीक है, आप चाहे तो नंबर ऑफ वेव्स कहिए, नंबर ऑफ वेवलेंथ कहिए, उसको हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे। तो 1 सेकंड में कितनी वहां पर वेव्स बन रही हैं उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। सो हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं। इस वाले केस के अंदर देखो 1 सेकंड में यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस ये भी ट्रैवल करेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ट्रैवल करेगा, यहाँ से भी यहाँ तक ये ट्रैवल करेगा। इसकी अगर नंबर ऑफ वेव्स की बात करें तो हम पीक मेजर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम काउंट करते हैं 1 2 3 4। हम लगभग कह सकते हैं कि ये 4.5 जो है यहाँ पर वेव जो है फॉर्म हो रही हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेट 4.5। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 4.5। यहाँ पर काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, लगभग 8.5 या 8 कह लो। ठीक है, एक लमसम एक अप्रोक्सीमेट नंबर है। तो यहाँ पर जो है 1 सेकंड में 8.5 वेव बनती हैं। और यहाँ पर काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 या 20। ठीक है, 19 कह लेते हैं। यहाँ पर कितनी वेव्स फॉर्म हुई? 1 सेकंड में 19 वेव्स फॉर्म हुई।
तो जितनी वेव्स वहाँ पर बन रही हैं एक सेकंड के अंदर, कितनी वेवलेंथ बन रही हैं एक सेकंड के अंदर, वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। यहाँ पर एक बस एग्जांपल के पर्पज से लिया है, अदरवाइज इससे ज़्यादा वेव्स बनती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 4.5 बन रही हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 4.5। फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्स होती है, तो 4.5 हर्ट्स। इसमें कितनी बन रही है एक सेकंड के अंदर वेव्स 8.5, तो इसकी फ्रीक्वेंसी का भी 8.5 हर्ट्स। इसमें 19 बन रही है, तो इसकी 19 हर्ट्स। तो यहाँ पर हम एक चीज़ नोटिस कर पा रहे हैं, वेवलेंथ जितनी छोटी होगी उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं वेवलेंथ बड़ी है, फ्रीक्वेंसी कम है। वेवलेंथ छोटी हुई, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। वेवलेंथ और छोटी हुई, ठीक है, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। तो यहाँ पर हम एक रिलेशनशिप देख पा रहे हैं कि लैम्डा जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी के। जैसे जैसे लैम्डा का नंबर बढ़ता जाएगा, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम होती जा रही है। तो इस रिलेशनशिप को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इन्हीं रिलेशनशिप को फर्दर हम आगे डिस्कस करेंगे जब भी हम स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिस्कस करेंगे। सो हमने एक रिलेशनशिप ये देख ली। नाउ आई होप आपको ये फ्रीक्वेंसी जो है अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैं इन चीज़ों को रब कर देता हूँ एंड मूव करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ वेव नंबर। सो मैं इनको रब कर रहा हूँ, आई होप आपने इनको नोट कर लिया होगा। अदरवाइज आप वीडियो को बैक करके नोट कर सकते हैं इसको, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो नाउ अब हम बात करते हैं वेव नंबर के बारे में। वेल वेव नंबर जो है सिंपली इसको डिफाइन करें तो 1 सेंटीमीटर के अंदर या 1 यूनिट डिस्टेंस के अंदर कितनी वेव्स आ रही हैं। फ्रीक्वेंसी हमारी 1 सेकंड के अंदर कितनी वेव्स आ रही थी। वेव नंबर 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट डिस्टेंस के अंदर कितनी वेव्स आ रही है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने यहाँ पर एक वेव ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ठीक है। देन इसके बाद में यहाँ पे हमने सेकंड, इसको थोड़ा सा छोटा जो है हम वेवलेंथ वाली वेव बनाते हैं। ये लगभग हमने छोटी वेवलेंथ बना ली, इसका भी डिस्टेंस सेम रहेगा। देन इसको और ज़्यादा छोटा बना लेते हैं। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस मैं मान के चलता हूँ कि 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। बाकी के एक्स्ट्रा को रब कर देते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आए, ठीक है। इसको भी हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं कि भाई यहाँ तक है, ठीक है। नाउ मैंने आपके सामने 3 वेव ड्रॉ करी हैं। इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, ओबियसली हम देख के पता लगा पा रहे हैं इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है इन तीनों के अंदर। देन इससे कम जो है इसकी है और सबसे कम इसकी वेवलेंथ है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं, 1 मीटर मान लेते हैं। 1 यूनिट डिस्टेंस हमें कंसीडर करना पड़ेगा। यूजुअली हम 1 सेंटीमीटर जो है डिस्टेंस मान के चलते हैं। अलग अलग जो है केस में हम अलग अलग डिस्टेंस ले सकते हैं। हम चाहे इसको 1 मीटर मान के चल सकते हैं, 1 किलोमीटर मान के चल सकते हैं, 1 माइक्रोमीटर मान के चल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर कंसीडर करा है। अब मैं काउंट करूँगा कि भाई 1 सेंटीमीटर के अंदर कितनी नंबर ऑफ वेव्स आ रही हैं। इसको काउंट करें तो 1, 2, 3 और लगभग 3.5 वेव्स, ठीक है। 3.5 वेव फॉर्म हो रही हैं। इसमें काउंट करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। हम इसमें काउंट करें तो 6 आ रही हैं। इसमें काउंट करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इसमें 11 आ रही हैं। सो हम यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर पा रहे हैं कि जैसे जैसे वेवलेंथ कम हो रही है वैसे वैसे उसका वेव नंबर बढ़ रहा है। वेल वेव नंबर जो है हमारी सेंटीमीटर इनवर्स में मेजर करी जाती है। अगर मैं यूनिट डिस्टेंस सेंटीमीटर में लेता हूँ, अगर मीटर होगा तो वहाँ पर सेंटीमीटर की जगह मीटर इनवर्स आ जाएगा। यहाँ पे हमने सेंटीमीटर लिया है तो इसलिए मैं सेंटीमीटर इनवर्स लगा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर सेंटीमीटर इनवर्स कि 1 सेंटीमीटर में कितनी नंबर ऑफ वेव्स आ रही हैं। सो हम यहाँ पर अगर देखें जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है उसका वेव नंबर कम है, जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है उसका वेव नंबर जो है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पर भी हम एक रिलेशनशिप देख पा रहे हैं बिटवीन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ, इस वाले को थोड़ा सा छोटा करके हम यहाँ लिख देते हैं। हमने जो है
एक तो ये देखा कि लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/v फ्रीक्वेंसी के। दूसरा हम यहाँ पे वेव नंबर में अगर देखें तो लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/v बार या वेव नंबर की, कि जैसे जैसे वेवलेंथ कम होगी वेव नंबर बढ़ेगा, वेवलेंथ बढ़ी वेव नंबर कम हो गया, वेवलेंथ और बढ़ी वेव नंबर और कम हो गया। तो यहाँ पर इन्वर्सली रिलेशनशिप बिटवीन वेव नंबर एंड वेवलेंथ। आई होप आपको ये वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर जो है टॉपिक समझ में आए होंगे। वेल ये इक्वेशन या ये रिलेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये बेसिक्स है हमारे स्पेक्ट्रोस्कोपी का। हम इन्हीं चीज़ों को डिस्कस आगे करेंगे जब हम स्पेक्ट्रोस्कोपी को जो है स्टडी करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। अब यहाँ पे कुछ 2-3 चीज़ें और हैं जो हमें डिस्कस करनी है, तो मैं इन चीज़ों को रब कर देता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। सो मैं इन रिलेशनशिप को जो है यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। हमने पहले क्या पढ़ा, वेवलेंथ जो है वो फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सेकंड हमने क्या पढ़ा कि वेवलेंथ जो है वो वेव नंबर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम ये देखें कि ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का सिंबल लगा दे, तो मैं ये कह सकता हूँ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्योंकि देखो वेवलेंथ कम हो रही है ये बढ़ेगा, वेवलेंथ कम हो रही है ये बढ़ेगा, तो ये और ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेव नंबर भी बढ़ेगा, जो कि हमने ऑलरेडी देखा भी है कि वेवलेंथ बढ़ रही है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो वेव नंबर भी बढ़ रहा है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहूँगा, एनर्जी का रिलेशन। ठीक है, अब देखो जैसा कि मैंने बात करी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो ट्रैवल कर रही हैं, ट्रैवल करने में उनको कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए होगी, तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है एनर्जी बियर करती हैं, उनके अंदर एनर्जी होती है। ये एनर्जी फोटॉन्स की टर्म्स में होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर फोटॉन्स होते हैं। अब फोटॉन्स कहाँ से आए, क्या टॉपिक था, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि बहुत सारी चीज़ों के आंसर हो सकता है कि हम जो है यहाँ पर डिस्कस ना करें, हमें मानते हुए चलना है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर फोटॉन्स होते हैं और ये फोटॉन्स एनर्जी कैरी करते हैं। हम यहाँ पे 2 तरीके से बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक और जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती है वो जब ऑसिलेट कर रही होती है तो उससे एनर्जी मिलती है। साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर फोटॉन्स होते हैं जिसके अंदर एनर्जी होती है। अब ये एनर्जी जो है किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की ज़्यादा होगी, किसी की कम होगी। ये ज़्यादा क्यों है, कम क्यों है, कैसे इनका रिलेशन होता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो हमने इतना समझा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर एनर्जी होती है। वेल सिंपली अगर हम बात करें तो लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है एंड लाइट के अंदर एनर्जी होती है। आपकी जो सूरज से रोशनी आ रही है वो हमारी यूवी विजिबल लाइट होती है एंड वो जो यूवी विजिबल लाइट होती है उसके अंदर एनर्जी होती है। आपने भी देखा होगा सोलर पैनल जब सूरज की लाइट पड़ती है तो लाइट जलने लगती है, पंखा चलने लगता है उस लाइट से या उस एनर्जी से। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई लाइट के अंदर एनर्जी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर एनर्जी है एंड वो एनर्जी किसी में कम है किसी में ज़्यादा है, वो कैसे पता लगेगा, वो हमें पता लगता है वेवलेंथ से। अगर हम बात करें एनर्जी और वेवलेंथ की तो एनर्जी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ की। जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी कम होगी। एनर्जी और वेवलेंथ में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का एक रिलेशन होता है एंड अगेन यहाँ पर अगर हम बात करें तो एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी ये या वेव नंबर के एंड फ्रीक्वेंसी के। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये आपको याद करने हैं, ये आपको पता होने चाहिए। इन्हीं रिलेशन को हम आगे जो है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी या जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी हैं उसमें जो है हम डिस्कस करेंगे। सो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से जो है आपको अपने माइंड में रखना है, याद करना है, जिससे आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी काफ़ी अच्छे से समझ में आएगी। वेल आज की वीडियो में इतना ही, जिसमें हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में जाना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं एंड हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जाना एंड यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप को भी डिस्कस करा। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। वेल अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है या नॉलेज गेन करी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपने रिव्यू शेयर करें। आपको कोई डाउट या क्वेश्चन है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।